हेलो स्टूडेंट्स, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में, जो कि पार्ट 1 था, हमने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको इसको। ग्लेनलिथगो अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ कांग्रेस सेशन और रेजिग्नेशन लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये इजी है, मैं इसको इजी के कैटेगरी में रखूंगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ बहुत ही, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद है लेकिन चेन ऑफ इवेंट्स याद है तो उससे भी ये क्वेश्चन हैंडल हो सकता था। पहली बात, अगर आप ये देखो, जो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया था ये 1939 में किया था। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो एटलीस्ट ये तो याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन था उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिजाइन किया था। तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में हुआ होगा। तो ये अगर आपको नहीं भी याद है, सिर्फ इतना पता हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि बिना इंडियन से पूछे इंडिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने कर दिया था। ठीक। और उसके बाद क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर, ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हो गया था उसके कुछ टाइम बाद आया था। अगस्त ऑफर पहले आया था 1940 में और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ये सब बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट हैं कि कई बार पूछे गए। तो आपको बस अगर इतना भी याद है, अगस्त ऑफर पहले था, क्रिप्स मिशन बाद में था, और इन सबसे पहले, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के इन बिटवीन हो रहे थे ये दोनों इवेंट। इतने से आपका काम बन जाता, क्योंकि ये देखो, अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आएगा तो 1 के बाद 2 इसमें है, 1 के बाद 2 इसमें है, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि ये चीज जो थी, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, ये इन सबसे पहले ही हो गया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा था उस समय ही हो गया था। तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्थ है ये आपका पहले यहां पे आ रहा है, 1 2 से पहले 4 यहां पे आ रहा है। ठीक। तो बस हो गया आंसर ये। इसमें देखो आप, 1 2 से पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। जो 4 है, 4 बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल ट्रिक से इसको कर सकते थे। एक बेसिक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो भी इवेंट्स हो रहे थे उनके बारे में, तो आप ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो बिना जाने की एग्जैक्ट डेट क्या थी उनकी। अच्छा, इसी पे मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। देखो, फैक्चुअल पेपर है, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स बहुत ही फैक्चुअल होता है, तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि कुछ डेट्स आप याद कर लो, जितने भी हो सकते हैं उतने याद करो। नहीं याद हो रहे हैं तो बस एक रिलेटिव आइडिया होना चाहिए कि ये आसपास हुए थे। जैसे अगस्त ऑफर हो गया, उसके बाद क्रिप्स मिशन था, इस टाइप के एक रिलेटिव आइडिया भी होगा। तो इस टाइप की जब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, इस क्वेश्चन का जो टेक अवे है वो ये है, आप स्वदेशी मूवमेंट के बाद से लेके जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो गया तब तक के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उनका आप एक लिस्ट बना लो। वो जिस भी डेट में हुए हैं उस टाइप की एक लिस्ट बना लो। अगर आपको जितने उसमें से इंपॉर्टेंट इवेंट याद हो पा रहे हैं वो याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया था इंडिया में, इंडिया में आपका साइमन कमीशन जब आया था। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं आप बस इनकी एक लिस्ट बना के याद कर लो। जितने याद हो पा रहे हैं याद कर लो, वरना फिर एक रिलेटिव आइडिया याद कर लो कि अच्छा, अगर साइमन कमीशन आया था तो उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस टाइप की चीजें आप याद कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फिर से आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। मैं क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैं देखो आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, इस बार के पेपर में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत आए हैं। दूसरा, क्रोनोलॉजी बेस्ड आते ही हैं, पहले भी आते हैं, अभी भी आए हैं। तीसरा, मैच द फॉलोइंग के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस डिमांड करती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिखने में आपको आसान लगेंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस जाओगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और वही 4-5 क्वेश्चन बस अंतर क्रिएट कर देंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करो। ये वाले जो हैं फिर भी आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, लेकिन ये पीवाईक्यूज में उतने नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूं कि पीवाईक्यूज लगाओ थोरोली, बिना देखे आंसर। दूसरा काम आप ये करो, कोई टेस्ट सीरीज अच्छी अगर मिल पाए तो वहां से प्रैक्टिस कर लो।
तो ये दो बातें आपको करनी पड़ेंगी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। टेस्ट सीरीज मैं खुद भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूं, तो जब भी होगा ऐसा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। मेरा फोकस टेस्ट सीरीज में इन क्वेश्चंस पे ज्यादा रहेगा, और मैं वो जो टेस्ट सीरीज बनाऊंगा वो पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही बनेगी पूरी पूरी टेस्ट सीरीज, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी हो जाए पीवाईक्यूज की। क्योंकि देखो आप एट द एंड ये देखोगे, ओवरऑल क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज का वेटेज अभी भी काफी ज्यादा है। वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको पहले जब हम लोग पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था पीवाईक्यूज कैसे यूज करना है। तो आप देखोगे जब कई सारे क्वेश्चंस इसमें भी, तो अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए होते तो आप उनको हैंडल कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी एक बार पीछे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 रह गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, रुकिए थोड़ा सा इसको साफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको फिर से क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को बोल रहा है। वेल्लोर म्यूटनी है, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, एंग्लो नेपोलिस वॉर। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आप ये देखो, वेल्लोर म्यूटनी और एंग्लो नेपोलिस वॉर, ये बहुत बार पीवाईक्यू अगर आप देखोगे कई बार यूपीपीसीएस ने पूछा है इसको अलग अलग फॉर्म में। तो मैं ये मान के चलता हूं आपको ये पता होना चाहिए कि 1806 में था। एंग्लो नेपोलिस वॉर भी पूछा है यूपीपीसीएस ने। अगर आपको नहीं याद है तो एटलीस्ट आपको ये तो याद होना चाहिए ट्रिटी ऑफ सुगौली कब हुई थी। ट्रिटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में। तो ऑब्वियस सी बात है 1 के बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। ये देखो इसमें है और 1 के बाद 4 इसमें है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, बचे आपके पास सिर्फ 2। अब इन दोनों को हैंडल करने का एक और तरीका आप देखो यहाँ पे कैसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। तो आप इसको समझो ताकि आप सेम इसी तरीके से और कहीं भी अगर हो पा रहा है तो आप हैंडल करने की कोशिश करो। नाना फडणवीस, जब आप मराठा एडमिनिस्ट्रेशन और मराठा पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट था, एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट था, उसमें नाना फडणवीस एक्टिव थे। ठीक है, और रिकॉल ऑफ वेलेस्ली ये जो हुआ है, ये देखो मैं अब बताता हूं क्या सीन है। अगर आप इतना मैं मान के चल रहा हूं, आपको पता होगा एंग्लो मराठा वॉर 2 में वेलेस्ली लीड कर रहा था। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वॉर 2 में अगर वेलेस्ली लीड कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिकॉल इसके बाद ही किया गया होगा, इसके पहले नहीं किया होगा। तो आपको बस ये अगर सिंपल सा एक ये दोनों फैक्ट पता है कि ये एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट में एक्टिव थे और ये एंग्लो मराठा वॉर 2 में एक्टिव थे, तो उसके बाद रिकॉल किए गए होंगे। तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 2 के बाद 3 हुआ होगा, 2 के बाद 3 हुआ होगा। ठीक, 2 के बाद 3 यहां पे नहीं है, तो बस यहां से आंसर ये आ गया। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये कब ये मरे थे, इनको कब रिकॉल किया गया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस आपको हाँ इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फिर से देखो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, अर्लीस्ट से लास्ट को लगाना है। अच्छा, ये सब भी एक बार थोड़ा देख लिया करो, अगर इस टाइप से लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टू अर्लीस्ट या कुछ अलग फॉर्म में लिखा हो, तो थोड़ा सा एक बार देख लिया करो, क्योंकि कई बार बच्चे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं। ये क्वेश्चन इसको मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग अप्लाई करोगे तो ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात ये है, चेन ऑफ इवेंट अगर आप देखो इसमें, तो हुआ ये था कि सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी का रिवॉल्ट हुआ था। ये ठीक है, ये सबसे पहले नेवी का, इंडियन नेवी रिवॉल्ट हुआ था, रिन रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ही पता, जब इन्होंने ये देखा कि रिवॉल्ट हो रहा है, उसके बाद कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, ताकि इंडियंस को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं और जो भी इंडिपेंडेंस ग्रांट करनी है उस पर बातें करी जा सके। तो एक तरीके से इसके रिएक्शन में कैबिनेट मिशन आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैबिनेट मिशन आने के पीछे इकलौता रीजन यही था, लेकिन इसके वजह से प्रेशर बना था, उस वजह से कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसके एवज में ये आया। और जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन की एक प्रोविजन ये था जिसमें कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बारे में एक क्लॉज था। ठीक, तो इसके वजह से ये आया, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट उसके एक प्रोविजन से बना। ठीक, तो बस 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ये आप देखोगे तो सिर्फ आपको इस ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप दिमाग यहां पे लगा सकते थे। यूपीपीसीएस ने ये आंसर दिया है, ये गलत है, ये होगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक, मैंने ये चीजें वेरीफाई कर ली है स्पेक्ट्रम से,
और वेरीफाई नहीं भी होता तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको जो मैंने भी बताया उससे भी एकदम क्लियर पता चल रहा है कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी पे क्वेश्चन है। जस्टिस पार्टी पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी होगा। लेकिन देखो सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन हैंडल करने का एक ही तरीका ये है कि जब आप जस्टिस पार्टी के बारे में अगर आप जानते हो, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि जस्टिस पार्टी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसमें आप एक चीज ये देखोगे कि सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप जस्टिस पार्टी के बारे में पढ़ रहे हो तो एक तरीके से ये नॉन ब्राह्मण्स के बारे में इनके सारे मूवमेंट होते थे कि इनको कितना ज्यादा इनके राइट्स की रक्षा करी जा सके और प्रमोट किया जा सके। ये इनकी मेन एम होता था। राइट्स मतलब कैसे, एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स ज्यादा मिल जाएं, ठीक है, सिविल सर्विसेज में कोई रिजर्वेशन मिल जाए ताकि इनकी सीट्स बढ़ जाएं, तो इस टाइप की राइट्स की बात करते थे नॉन ब्राह्मण्स के लिए, क्योंकि इनको लगता था तमिल सोसाइटीज में ब्राह्मण डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। फाइन, तो एक ये सिंपल सा इनका जो एम था वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये एम पता है तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों ऑप्शंस को सही मार्क करना था, क्योंकि एक तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट इनके एम से अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, जस्टिस पार्टी अपोज कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स भी यही इन पे इल्जाम लगाते थे, अंबेडकर जी भी इन पे यही इल्जाम लगाते थे, और भी जो लोकल पार्टीज थी कई सारी वो भी इन पे यही इल्जाम लगाती थी। ठीक है, तो एक तरीके से आप मान के चलो कि अगर उस समय की पॉलिटी ऐसे काम कर रही है तो जस्टिस पार्टी भी एक रीजनल पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण के राइट्स की बात करती, तो वो भी एक तरीके से कांग्रेस पे लगा रही होगी, क्योंकि ये देखो उनके एम से अलाइन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है, इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम्स। ठीक है, जैसे मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, वैसा ही वो सेम डिमांड कर रहे थे नॉन ब्राह्मण्स के लिए। ठीक, सेम वही डिमांड। अब ये भी देखो एक तरीके से नॉन ब्राह्मण्स की डिमांड है जो कि कहीं ना कहीं इनके एम से अलाइन हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जैक्टली भी ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पता थे, तो अगर आपको इनका एम पता होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ये क्वेश्चन हैंडल कर ले जाओगे, और आपको करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप इनको स्किप कर दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन से टेक अवे ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम सदन जो पार्टीज हैं कई सारी, उनको जो फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव थी उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जितनी भी ये सदन पार्टीज थी उनको आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, जैसे एक जस्टिस पार्टी ये हो गई, यहाँ पे इनके बारे में पढ़ के जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, इसके बारे में पढ़ के जाओ। एसएनडीपी था, ऐसी वोक्कलिगा संघ था, ऐसी वैकोम सत्याग्रह था। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह तो चलो पार्टी नहीं हुई, अलग चीज होगी, लेकिन हाँ इतनी चीजों को आप ढंग से पढ़ के जाओ। ठीक है, ये कहां पे एक्टिव थे, किन रीजन में एक्टिव थे, इनकी डिमांड क्या थी, इनके मेन लीडर्स कौन थे, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, और स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब इसमें चार ये देखो, चार की चारों ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। भाई ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बार पीवाईक्यूज में अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। आप इनको अच्छे से एक लिस्ट बनाओ, जितनी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ पे एक्टिव थी, कुछ बंगाल में थी, कुछ मद्रास में थी, कुछ और जगह पे, कुछ फॉरेन में थी, तो उनके बारे में आप एक लिस्ट बनाओ। ये लिखो कहाँ पे वो लोग एक्टिव थी, ठीक है, उनका एम क्या था, एक्टिव कहां पे थी, एम क्या था, जो मेन उनके लीडर्स थे या फाउंडिंग लीडर्स थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतनी कुछ बातें हैं जो आप लिस्ट बना के लिख लो, और बाकी मैं इसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वरना वैसे ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, ये मैं इसीलिए इसको और डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 1 2 3 4 है। अब ये बस बहुत ही फैक्चुअल है और ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एक बार आप पढ़ो इसको। देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है, ये भी पीवाईक्यू अगर आप देखते तो आपको ये पता चलता है, ये भी कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। ठीक, तो इनके जो मालाबारी थे, पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे, वो इस लेजिस्लेशन को लाने के लिए इन्होंने एफर्ट किया था। ठीक है, इन्हीं के
बोलने पे ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। फाइन, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। यार यही तो वो बंदे थे जिन्होंने इस चीज को डिनाई किया था, ठीक है, उन्होंने इसको अपोज किया था, डिनाई तो गलत वर्ड हो जाएगा, अपोज किया था। फाइन, तिलक जी जो थे और एक्सट्रीमिस्ट विंग जो था, उन पे एक एलिगेशन ये लगाया जाता था कि वो लोग आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी ऑर्थोडॉक्स, इनकी जो आइडियोलॉजी थी काफी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव थी। तो इतना भी अगर आपको पता होता तो आपको ये समझ में डिड्यूस कर सकते थे कि यार इन्होंने इसको सपोर्ट तो नहीं किया होगा, ठीक है। और मालाबरी जो थे वो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा रिफॉर्मिस्ट थे, तो वो इस टाइप की चीजें लाना चाहते थे कि भाई एज ऑफ कंसेंट एक तरीके से ये है कि मिनिमम एज शादी की क्या होनी चाहिए लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये काफी रिफॉर्मेटिव चीज था, जिसको कि बाल गंगाधर तिलक और बाकी एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो एक तरीके से ये सोचते थे कि हिंदू सोसाइटी में एक तरीके से ये इंटरफेरेंस है, अगर इस टाइप के लेजिस्लेशन लाए जाएंगे तो एक तरीके से इंटरफेरेंस है, तो इसीलिए ये लोग अपोज करते थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये क्वेश्चन भी मैं मानता हूं कि ये इजी बोलूंगा इस क्वेश्चन को, कि ये आपको पता होना चाहिए। मैं उन क्वेश्चन को इजी बार बार इसलिए बोल रहा हूं जो दिखने में थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन जो पीवाईक्यूज में अगर पूछे गए हैं तो भाई आपको वो पता होना चाहिए, सिंपल सी बात ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूं, ये ट्रैप है एक तरीके से, ये एक तरीके से ट्रैप है, क्योंकि आप ये देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में सबको पता है, ये इतनी बात तो पता रहती है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 1934 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये भी पता रहता है कि आचार्य नरेंद्र देव और जेपी इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है, सबने अटेम्प्ट किया होगा और सबका ऑलमोस्ट सबका गलत हुआ होगा, क्योंकि ये बोला है जनवरी 1934 में फॉर्म हुई थी। इन्होंने आपको मंथ के बेसिस पे गलत करा दिया, जो कि बहुत ही गलत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है यहाँ पे आयोग ने, क्योंकि आप ऐसे मंथ में गलत नहीं करा सकते। ये मतलब कोई वनडे एग्जाम उस टाइप का नहीं है कि बहुत ही लोअर लेवल का आप पीसीएस का पेपर ले रहे हैं, तो ऐसे गलत तो नहीं कराना चाहिए। 1934 का 35, 36, 37, 8 कर देते तो समझ में आता। तो चलो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा भी स्टेटमेंट ये देखो, नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी ड्यू टू सिंपैथी फॉर सोशलिज्म। ठीक है, सिंपैथी थी उनकी, लेकिन आप ये भी बात समझो 1930s तक नेहरू जो थे वो काफी कद्दावर नेता बन चुके थे कांग्रेस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो इनफैक्ट वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो ऐसे समय में वो ऐसी एक तरीके से देखोगे तो उनकी जो कांग्रेस में हैसियत थी उस हिसाब से ये पार्टी छोटी थी, तो भाई वो इसको क्यों ज्वाइन करेंगे। बस इतना भी अगर आप दिमाग लगाते ना तो देखो दिमाग से एग्जैक्टली क्या होगा, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये सब चीजें काम करती हैं। जब आप पेपर देते हो तो ये सब चीजें काम करती हैं। थोड़ा इस टाइप से दिमाग लगाओ कि यार नेहरू क्यों ज्वाइन करेंगे, जब वो खुद ही इतने बड़े नेता हो रखे हैं तो वो क्यों इसको ज्वाइन करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। ठीक है, चलो तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया है। ये मैं आपको फिर से बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको आप बहुत अच्छे से करके जाना अगले बार पेपर में। आप ट्रेंड देखो तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों ने इनकी मात्रा बढ़ा दी है। इस बार यूपी पीसीएस ने भी 18 समथिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगली बार आप मान के चलो कि ये क्वांटिटी और बढ़ सकती है, 20+ हो सकती है आराम से। तो ये बहुत ज्यादा मतलब वेटेज ले रहे हैं अपने आप में, और आपके मार्क्स भी इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। चलो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन है अर्ली नेशनलिस्ट पे। ठीक, अब एक बात आप ये देखो, अर्ली नेशनलिस्ट जो हैं ये कौन थे, ये मॉडरेट्स थे। ठीक, अगर आप देखोगे मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी थी उस समय की ये थी कि वो ब्रिटिश रूल पे पूरी तरीके से भरोसा करते थे। इनफैक्ट इन पे यही क्रिटिसिज्म भी लगाते थे एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो बोलते थे भाई ये लोग आंख बंद करके ब्रिटिश रूल पे विश्वास करते हैं कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के हित में है। ठीक है, इनकी जो पूरी डिमांड थी ये एक तरीके से ब्रिटिश रूल को ऐसे देखते थे कि भाई ब्रिटिश रूल इंडिया की जरूरत है, जब ब्रिटिश रूल रहेगा तो ही मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आएगा, तो इनको इसीलिए सपोर्ट करते थे ब्रिटिश रूल को। लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये भी बोलते थे कि इंडिया में जो रूल है ब्रिटेन का वो अन ब्रिटिश रूल है। जिस तरीके से, इसको आप ऐसे समझो कि ब्रिटेन में जिस तरीके से ब्रिटिश रूल कर रहे हैं वैसे वो इंडिया में रूल नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए वो उसको बोलते थे कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उसको लेकिन ये लोग अपोज करते थे। फाइन। तो अब अगर आपको इतनी बेसिक सी बात ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मॉडरेट्स के बारे में ये बहुत डिटेल में हर जगह कवर है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई पहला स्टेटमेंट तो 100% ट्रू होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो सारी दिक्कत आती है कि ए सही है या सी सही है। ठीक, दिखने में कई बच्चों ने इसको ए लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि आप बिकॉज लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज लगा के उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ और लगा के देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप दैट्स वाई लगाओगे, दैट्स वाई अगर कीवर्ड लगाओगे तो आप देखो थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा बेटर आ रही है। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, दैट्स व्हाई दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उनको ब्रिटिश रूल पे पूरा विश्वास था, लेकिन इसके साथ साथ ये देखो दैट्स वाई, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था ब्रिटिश रूल पे, दैट्स वाई वो कंप्लेन किस पे करते थे, जो अन ब्रिटिश रूल इंडिया में हो रहा है। वो ब्रिटिश रूल अगर होता तो कंप्लेन ही नहीं करते, लेकिन अन ब्रिटिश रूल इंडिया में हो रहा है, दैट्स वाई वो लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे थे। इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, जो कि ये है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टफ है, बाउंसर बोलो इसको, टफ बोलो, जो बोलना वो बोलो। भाई ये इतना किसको पता रहता है यार। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज ऑफ लाहौर। लिटरली ये स्किप करो, इस टाइप के क्वेश्चन स्किप करो, पेपर में भी स्किप करना, इससे कोई टेक अवे भी नहीं है अगले एग्जाम के लिए, बस चुपचाप आंख बंद करके स्किप करो। आ गया बाउंसर है, खत्म करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ इनके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिटरली आपको मिलेगा भी नहीं किसी ऑथेंटिक सोर्स में, आप पता नहीं कहां से बना देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, इसमें दो लिस्ट दी है, रिवॉल्ट और उनके लीडर। देखो इस तरफ है पैका रिवॉल्ट, इस तरफ है उनके लीडर। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पैका रिवॉल्ट पता है, पैका रिवॉल्ट जगबंधु विद्याधर महापात्र ने स्टार्ट किया था, अगर बस आपको इतना पता है तो ये आंसर हो जाता है, क्योंकि A4 के साथ सिर्फ और सिर्फ इसमें है और कहीं पे भी नहीं है। ठीक, तो इतनी नॉलेज से हो जाता है। और पैका रिवॉल्ट बहुत ज्यादा पिछले 4-5 साल में न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव ले लो या और भी चीजें ले लो, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया है सेलिब्रेट करने पे पैका रिवॉल्ट को। इस रिवॉल्ट को एक तरीके से कई लोग भी बोलते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग 1857 रिवॉल्ट को पहला मानते हैं, तो कई सोर्सेज ऐसे हैं जहां पे ये बोला था नहीं, पहला रिवॉल्ट पैका रिवॉल्ट था। भले ऑल ओवर इंडिया ना हो, ये कंसंट्रेटेड उड़ीसा रीजन में था, लेकिन इसको उससे पुराना माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या था, ये पैका रिवॉल्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था। बस अगर आपको इतनी बात पता होती तो आप ये आंसर कर ले जाते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और मेरे को आपको बताना है, इससे टेक अवे क्या है। इससे टेक अवे ये है कि जितने भी ये रिवॉल्ट हुए हैं इनको आप कवर करो। आपको ये रिवॉल्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्पेक्ट्रम में, पीछे बैक साइड के पेजेस पे देखोगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे बहुत सारे रिवॉल्ट कवर होंगे। उनकी लिस्ट बनाओ, ये देखो कि उनके लीडर कौन थे, किसने लीड किया था वो रिवॉल्ट, किस रीजन में वो एक्टिव था, और अगर कुछ स्पेसिफिक डिमांड दिख रही है जो थोड़ी अलग साउंड कर रही है तो भाई उसको भी आप लिख लो। इतनी चीजें इन रिवॉल्ट के बारे में आपको देखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, पक्का करना था इस क्वेश्चन को भी, जैसे पिछला वाले भी इजी था, उसको भी पक्का ही करना था आपको, वैसे इसको भी आपको करना ही करना है, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को। कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिल्कुल सही है, फैक्चुअल है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, 1857 रिवॉल्ट को। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज हेयर अपरेंट। अरे यही तो दिक्कत थी, सारे फसाद की जड़ झांसी में यही तो थी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भैया हम आपके दत्तक पुत्र को हम उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। तो यही तो पूरे फसाद की जड़ थी, ये तो उल्टी बात लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फाइन, तो इसका आंसर हो गया ओनली 1। एक चीज ये भी समझो, यहां से टेक अवे हमारे लिए ये है कि 1857 जो रिवॉल्ट है उसमें आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप देखो कि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 1857 रिवॉल्ट से। ठीक है, तो आप जब 1857 रिवॉल्ट पढ़ो तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें ये आपको मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, लीडर किस एरिया में कौन लीड कर रहा था। ठीक है, दूसरी बात ये देखो उनके ग्रीवियंस क्या थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, ये भी देख लेना ग्रीवियंसेस उन लीडर्स के क्या थे, और किसने किस एरिया में सप्रेस किया था रिवॉल्ट को।
जैसे कॉलिन कैंपेबल और ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। किसी ने कानपुर में सप्रेस किया था, किसी ने लखनऊ में किया था, किसी ने दिल्ली में किया था, तो उस टाइप के उनके नाम देख लेना, एक लिस्ट बना के इसको भी लिख लो, ठीक है, ये काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी पे। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना था लिटरली, और कोई ऑप्शन नहीं था। ये किसी ने भी ना कभी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ना ही ये क्वेश्चन किसी ऑथेंटिक सोर्स में है। मैंने स्पेक्ट्रम में देखा, स्पेक्ट्रम में भी मुझे नहीं मिला ये क्वेश्चन। मैंने शेखर बंदोपाध्याय में देखा, प्लासी टू पार्टीशन, उसमें भी नहीं मिला ये क्वेश्चन। बिपिन चंद्रा में मैंने देखा, वहां भी नहीं मिला। तो भैया अब बच्चा करके कहां से जाएगा ये क्वेश्चन? तो सिंपल सी बात ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनको छोड़ दो। लेकिन एक बात ये भी जानो, यूपीपीसीएस नॉर्मली ये जो लेबर मूवमेंट्स हैं और पीजेंट मूवमेंट्स जो होते हैं, पीजेंट मूवमेंट्स, इन पे क्वेश्चन पूछती है। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ अगर इजी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कंपटीशन में बाकी कैंडिडेट से पीछे ना हटो, इसलिए आपको वाले क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन दोनों एरिया से, उसके लिए आप रेफर करो। स्पेक्ट्रम में एक चैप्टर है जिसका नाम है पीजेंट मूवमेंट 1857 से 1947, और दूसरा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। ये दो चैप्टर आप अच्छे से करके जाओ, ठीक। वहां से आपको जो भी वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने जैसे आपका ये वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी तो हो गई, चलो ये इसको तो आप नहीं जान सकते थे, लेकिन फिर जैसे ऑल इंडिया किसान सभा हो गई, फिर अवध किसान सभा हो गई, इस टाइप की जो वो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आप पढ़ो। फिर कौन से लीडर उनसे अटैच थे, आप देखना कि पीवाईक्यूज में एलएम लोखंडे के बारे में पूछा हुआ है, एनएन जोशी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, वाडिया करके एक थे, उनके बारे में भी पूछा गया। तो वो सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, वहां से आप कवर कर लेना, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमारा पहला पिलर तो खत्म हुआ। 2024 एनालिसिस में हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। तो वो जब भी होगा आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको पता चल जाएगा, फाइन। चलो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।